नमस्कार। आज इस वीडियो क्लास में मैं सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स की पहली यूनिट पढ़ाऊंगा। पहली यूनिट को हम समझने का प्रयास करेंगे और पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। सभी विद्यार्थियों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, सभी पास हो गए होंगे। अगर कोई विद्यार्थी पास नहीं हुआ है, बैक आई है, तो कोई बात नहीं, वो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकता है, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है। जो रिजल्ट आएगा पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर को मिला करके रिजल्ट डिसाइड होता है। जब आपका दूसरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट जब आएगा तो पहला और दूसरा सेमेस्टर मिला करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसमें दो चीज़ें होगी, या तो फेल लिखा हुआ आएगा या पास। अब जो फेल होगा उसको पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोनों दोबारा देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, जो विद्यार्थी पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट में जो रिजल्ट आएगा दूसरे सेमेस्टर के बाद, तो उनकी मार्कशीट में अगर फेल लिखा होगा FAIL, तो उनको पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोबारा देना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे, और पास भी तीन प्रकार के होंगे। एक ये लिखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट सेमेस्टर में रिजल्ट का क्या तरीका होता है। एक होता है PPROM। इसका मतलब ये है पास प्रमोटेड है, यानी वो विद्यार्थी पास हो गया और उसको प्रमोट कर दिया सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। एक लिखा होगा BPROM। बी बी का मतलब है उसके बैक है, किसी पेपर में बैक है, लेकिन उसको भी थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। एक लिखा होगा फेल, एफ प्रमोटेड, FPROM। उसका मतलब होगा कि वो विद्यार्थी फेल है लेकिन उसको तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है और वो तीसरा सेमेस्टर का एग्जाम दे सकता है और तीसरा सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है। केवल फेल लिखा होगा तो उनको पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोबारा देना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट का क्राइटेरिया है। जब आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, सेकंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा, तो उसको आप कैसे समझेंगे, रिजल्ट को कैसे समझेंगे। आपकी मार्कशीट में ये लिखा हुआ आएगा, तो आप इससे ये समझ लेना कि अगर FAIL फेल लिखा है तो उसका मतलब ये हो गया वो विद्यार्थी फेल है, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोबारा देना पड़ेगा। अगर वो विद्यार्थी पास है, और पास में भी तीन प्रकार की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी ये है आपकी PPROM, पास प्रमोटेड, यानी वो पास हो गया, तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। दूसरा लिखा हुआ है बैक प्रमोटेड, BPROM, उसके बैक है लेकिन तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। तीसरा हो सकता है FPROM, एफ का मतलब फेल, फेल प्रमोटेड, वो विद्यार्थी फेल है लेकिन फिर भी उसको तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है। और केवल फेल लिखा होगा तो वो विद्यार्थी पूरी तरह से फेल है और पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोबारा देना पड़ेगा। तो जब भी रिजल्ट आएगा सेकंड सेमेस्टर का आपका, तो आप कंफ्यूजन मत होना, इस चीज को याद रखना। और पहले सेमेस्टर में अगर कोई विद्यार्थी रह गया है, पहले सेमेस्टर में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं या बैक आ गई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे सेमेस्टर की तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए, अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, ताकि पहला और दूसरा सेमेस्टर मिला करके पास हो जाए और तीसरे सेमेस्टर में चले जाए।
और तीसरे सेमेस्टर में आप पहले सेमेस्टर के पेपर भी देंगे। जो विद्यार्थी या जिस विद्यार्थी के पहले सेमेस्टर में बैक आई है, वो पेपर आपका तीसरे सेमेस्टर के साथ लगेगा। आपका साल खराब नहीं होगा। साल उनका खराब होगा जिसकी मार्कशीट में, रिजल्ट में फेल लिखा होगा, केवल फेल। उनको पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोबारा देना पड़ेगा। अगर किसी विद्यार्थी के रिजल्ट में FPROM लिखा होगा, उसका मतलब है वो विद्यार्थी फेल है, लेकिन उसको प्रमोट कर दिया गया है, तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। तो इस प्रकार के रिजल्ट को आप समझ लेंगे। और मैं ये वीडियो क्लासेस चालू कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए चालू कर रहा हूँ कि आप लोग पूरे 6 महीने पढ़ते नहीं है। लास्ट समय एग्जाम आने पर आप मात्र 5 से 10 दिन पढ़ते रहते हैं और परिणाम स्वरूप आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहता है। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, आशा करता हूँ कि केवल आप इस वीडियो को देख लें, क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है, इसमें क्या दिया गया है, समझने का प्रयास करें। फिर आप एग्जाम देने जाएं, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कॉलेज की परीक्षा, कॉलेज के एग्जाम है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। केवल और केवल मात्र पिछले 5 साल के पेपर तैयार कर पिछले 5 साल के पेपर तैयार कर लो। उन 5 सालों में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मिला करके मात्र 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, उनको तैयार कर लो, आपके बहुत अच्छे नंबर आए। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, केवल एग्जाम समय में आप पढ़ना शुरू करते हो, फिर वो आप पढ़ते हो, आपको याद नहीं रहता, और फिर आप पेपर देने जाते हो, कॉपी में आप कुछ भी लिख के आ जाते हो, परिणाम स्वरूप क्या होता, आपके नंबर। तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, फिजिक्स विद्या मंदिर, ये आपका YouTube चैनल है फिजिक्स विद्या मंदिर, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स की सेकंड सेमेस्टर की पूरी क्लासेस डाल दूंगा। आप प्रतिदिन इस वीडियो को सुने और फिजिक्स विद्या मंदिर के मोबाइल ऐप पर ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, कोई फीस नहीं है। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को, इस क्लासेज को डेली आधा घंटा, 1 घंटे की क्लास होगी या आधे घंटे की क्लास होगी, आप इसको जरूर देखें। आप केवल देखने मात्र से, सुनने मात्र से, समझने मात्र से आपकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। क्योंकि आप 11वीं क्लास और 12वीं क्लास पास कर चुके हैं, फिजिक्स को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वही चीज़ें आगे चलती है, जो आपने 11वीं क्लास और 12वीं क्लास पढ़ी थी वही रिपीट होती है, उसी के आगे का एडवांस कोर्स चलता रहता है। दिक्कत यही है कि आप इसको कंटिन्यू पढ़ते नहीं हो, रेगुलर आप इसको रिवाइज करते नहीं हो, सीधे ही आप एग्जाम के दिनों में पढ़ना शुरू कर देते हो। तो न तो आपको समझ में आता है, न ही आपको याद रहता है। तो मैं इसी वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप सभी को, जो सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी है, उनको यही कहना चाहता हूँ कि डेली आप मोबाइल में, जब भी आप मोबाइल लेते हो तो 15 से 20 मिनट आप इस वीडियो क्लास को देख लें, कंटेंट को देख लें। फिजिक्स का जो भी टॉपिक मैं, जो भी यूनिट पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुन लें, समझने का प्रयास करें। आप बिल्कुल आसानी से पास हो जाओ। और मात्र 15 से 20 क्वेश्चन याद करने होते हैं, वही क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट रखेगा। बस शर्त ये आपकी यही है कि आपको डेली आधा घंटा ये वीडियो क्लासेस देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम इसी वीडियो क्लास के माध्यम से मैं शुरू करता हूँ सेकंड सेमेस्टर पहली यूनिट, फिजिक्स की पहली यूनिट से शुरू करता हूँ। आपकी 5 यूनिट आपको पता ही है, तो मैं शुरुआत ही पहली यूनिट से शुरू कर रहा हूँ। और डेली 1 या 2 वीडियो क्लासेस मैं आपको शेयर करता रहूँगा, फिजिक्स विद्या मंदिर के ऐप पर डालता रहूँगा। आप इस वीडियो क्लासेस को देख लो और समझने का प्रयास करो। अगर आपके पास टाइम है तो
खुद के नोट्स बनाओ, और नोट्स आपको देखने हैं तो आप फिजिक्स विद्या मंदिर के ऐप पर आप इस वीडियो क्लासेज को और नोट्स को देख सकते हैं। कोई फीस नहीं है, ये सब फ्री में अवेलेबल है। बस देखना आपको है, समझना आपको है, पढ़ना आपको है। मैं तो केवल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम पहली यूनिट समझने का प्रयास करते हैं। पहली यूनिट बहुत ही आसान है, आप 11वीं क्लास में बार बार इसको पढ़ चुके हैं, और एक तरह का मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। आप बड़ी आसानी से इसको समझ लोगे। ये यूनिट बहुत जल्दी हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, कौन कौन से टॉपिक याद करने हैं, तो पहले आप इस यूनिट को पूरी कर लीजिए, पूरा कोर्स कर लीजिए, 5 यूनिट पढ़ लीजिए। उसके बाद में मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा, और उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लो। आपके अच्छे नंबर आएंगे। 100 में से 100 मार्क्स तो नहीं आएंगे, क्योंकि 100 में से 100 मार्क्स लेने के लिए आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी लोग इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज की पढ़ाई को एज ए डिग्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आपको डिग्री मिल जाए, ताकि आप ग्रेजुएशन के बेस पर आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, फॉर्म है, वो आप भर सके। जब ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ना है। पहले आप इन 5 यूनिट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं इसमें। उसके बाद में पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उसको याद कर लीजिए, और एग्जाम के समय एक बार आप शॉर्ट में लिख के देख लीजिए। बस इतनी सी मेहनत करोगे, फिजिक्स में टॉप रैंक आ जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे। दिक्कत यही है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो। अगर आधा घंटा 1 घंटा रेगुलर आप पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, आपके 2 और भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, उसको रोजाना 1 घंटा देखने मात्र से, समझने मात्र से भी आप टॉप रैंक से पास हो जाओगे। टॉप रैंक से आपकी डिग्री हो जाएगी, और साथ में सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बन जाएगी। और आने वाले कोई भी एग्जाम में अगर फिजिक्स का टॉपिक होगा, केमिस्ट्री का टॉपिक होगा, मैथ्स का टॉपिक होगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम पहली यूनिट को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान है। आपके लिए शुरुआत दी गई है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश एवं सदिश राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, अदिश व सदिश। अदिश राशियां केवल परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। उदाहरण द्रव्यमान, ताप, आयतन, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि। जोड़, बाकी, गुणा, भाग में सामान्य बीजगणित के नियम लागू होते हैं, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करते। अब जो अदिश राशियां होती है उसको हम कैसे समझाएंगे? उसमें केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उदाहरण क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम कैसे बताते हैं? 5 किलोग्राम, 10 ग्राम। उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ताप, ताप हम कैसे बताते हैं? आज का तापमान मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें केवल मान बताना होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से आयतन, चाल, चाल अदिश राशि है, और वेग की बात करें तो वो सदिश राशि है, क्योंकि चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय, और जो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है आपको पता है? दूरी होती है कुल चली गई पथ पर चली गई दूरी, जिसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो
कोई व्यक्ति है, कोई गाड़ी है, वो कितनी दूर तक चला, कुल लंबाई बतानी होती है, वो होती है दूरी। और विस्थापन क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति घूम फिर के अलग अलग जगह जा करके आता है, किसी दूसरे स्थान पर रुक जाता है, तो विस्थापन होता है पहले बिंदु यानी पहला स्थान से लेके अंतिम स्थान के बीच में सीधी लंबाई, वो विस्थापन होता है। इसमें हमें दिशा भी बतानी पड़ती है और न्यूनतम दूरी भी होती है। तो विस्थापन सदिश राशि है और दूरी क्या है, अदिश राशि है। इसलिए चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होने के कारण अदिश राशि है। और जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होती है, इसलिए वेग भी क्या होगा, सदिश राशि। इसी प्रकार समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे अदिश राशि कहलाते हैं, क्योंकि इनमें केवल मान और परिमाण और मात्रक से ही काम चल जाता है, हमें इसकी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट ये दे रखा है कि जो अदिश राशियां होती है उसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग पे सामान्य बीजगणित के नियम का पालन होता है। जैसे हम सिंपल जोड़ बाकी करते हैं ना, वो नियम इस पर लागू। फिर लिखा है निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। अब वो अदिश राशि जो भी है, द्रव्यमान है, ताप है, आयतन है, चाल है, समय, कार्य, शक्ति, ऊर्जा जो भी है, ये निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। वो कहीं पर भी हो, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदिश राशियों की विशेषता है, अदिश राशियों की परिभाषा है। ठीक है, समझ में आ गया। पढ़ा हुआ सबका है 11वीं क्लास में, लेकिन मैं आपको एक तरह ये रिवाइज करवा रहा हूँ अदिश राशियां क्या होती है। फिर हम पढ़ते हैं सदिश राशियां। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें पहला लिखा है परिमाण। परिमाण का मतलब हो गया मान के साथ दिशा के ज्ञान होना भी आवश्यक है। उदाहरण है बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग आदि। अब इसका कुछ अपवाद है। पहला अपवाद क्या दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। परिमाण के साथ अभिविन्यास, ओरिएंटेशन अर्थात दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर होती है। फिर भी क्षेत्रफल सदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह सदिश राशियों के लिए निर्धारित गणितीय नियमों, योग नियम का पालन नहीं करती है। तो सदिश राशियों के बारे में हमने क्या पढ़ा, परिभाषा इसकी ये है कि परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान भी होना आवश्यक है, मान के साथ, मात्रक के साथ दिशा का ज्ञान भी होना आवश्यक है, दिशा बतानी आवश्यक है। उदाहरण है बल। बल आप किस दिशा में लगा रहे हो, दिशा बतानी पड़ेगी। विस्थापन किस दिशा में, बताना पड़ेगा। वेग किस दिशा में, बताना पड़ेगा। त्वरण किस दिशा में, बताना पड़ेगा। संवेग किस दिशा में, बताना पड़ेगा। इसका मान भी बताना पड़ेगा, इसका मात्रक भी बताना पड़ेगा, और इसके साथ में दिशा बतानी पड़ेगी। तो ये सारे सदिश राशियों के उदाहरण है। अब कुछ अपवाद है। अपवाद है पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई भी क्षेत्रफल है वो सदिश राशि नहीं होती है। लेकिन जब आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, एरिया क्षेत्रफल को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो मैथमेटिकल में आप क्या लिखते हो, जैसे हम कोई समाकलन लिखते हैं। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। हम एक कोई भी एक समाकलन लिखते हैं, जैसे ऐसे समाकलन लिखा, समाकलन एक उदाहरण लिखा है मैंने कि डॉट डीएस, ये क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र। डीएस क्या चीज है, क्षेत्रफल अल्पांश, एरिया। हम इसके ऊपर सदिश लगा रहे हैं, ये सदिश लगा रहे हैं ना, फिर भी ये क्षेत्रफल है, सदिश राशि। जब आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हो तो इसमें सदिश लगाते हैं, और वास्तव में क्षेत्रफल सदिश राशि नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, इसका रीजन सुन। इसका रीजन ये है कि जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश के योग नियमों का पालन नहीं करता। सदिश का योग नियम क्या है, सदिश का योग नियम हम ये यहाँ पर पढ़ेंगे
सदिश राशि के लिए दो प्रतिबंध या योग नियम। कौन सा योग नियम है? राशि में परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान हो, ठीक है, क्षेत्रफल में दिशा का ज्ञान हो रहा है। लेकिन दूसरा ये क्या कर रहा है, योग के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करे या त्रिभुज के योग का नियम पालन करे। समांतर चतुर्भुज के योग के नियम में क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है। त्रिभुज के योग के नियम में क्या होता है, कोण होता है। जैसे हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, आर बराबर सदिश आर बराबर ए प्लस बी। अब इसका परिमाण क्या होगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें ये जो लिखा हुआ ना कोस थीटा, इसमें बहुत गहरी बात छिपी हुई है। कैसे? आपने दो क्षेत्रफल का योग किया, मान लीजिए दो क्षेत्रफल है, इसका योग किया, वो दोनों क्षेत्रफल 45 डिग्री पर रखे हुए, दोनों के बीच में जो एंगल है, कोण है, वो मान लीजिए 45 डिग्री पर है या 90 डिग्री पर है या 0 डिग्री पर है, किसी भी कोण पर रखा हुआ है। तो जब आप दोनों क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, 5 मीटर की पावर मीटर स्क्वायर है मान लीजिए, दूसरा का 10 मीटर स्क्वायर है, दोनों 90 डिग्री पर रखे हैं, तो फिर भी दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग 15 मीटर स्क्वायर आता है। कोण पर निर्भर नहीं करता। अगर कोण पर निर्भर करता तो कोस 90, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है मान लीजिए, तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, लेकिन दोनों क्षेत्रफल का योग कितना आ रहा है, 15 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो क्षेत्रफल है त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करता, समांतर चतुर्भुज के योग नियम का पालन नहीं करता। उस योग नियम में क्या है, एंगल पर भी निर्भर करता है, कोण पर निर्भर करता है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, कोण कितना है। क्षेत्रफल का जब आप योग करेंगे तो सीधा सीधा योग कर देते हैं, दोनों के बीच में कोण पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जब आप मैथमेटिकल रूप से लिखोगे, ये ई डॉट डी एस है, इसमें सदिश इसलिए लगाते हैं कि क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कोण कितना है, उसी अनुपात में विद्युत क्षेत्र फ्लक्स होता है, विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होता है। क्षेत्रफल और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है तो विद्युत फ्लक्स उसी हिसाब से प्रवाहित होगा। दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण है तो विद्युत क्षेत्र है, उसका जो फ्लक्स प्रवाहित होगा, फ्लो प्रवाहित होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित होगी, वो क्षेत्रफल की दिशा पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर हम सदिश लगाते हैं, लेकिन रियल में विद्युत ये क्षेत्रफल है वो सदिश राशि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करता, समांतर त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करता, जिसमें एंगल होता है। दो त्रिभुज को जोड़ने पर दोनों के बीच में कितना भी कोण हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार एक उदाहरण और है। कौन सा उदाहरण है बताओ? विद्युत धारा, एक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, आप कह सकते हो कि वो धारा की दिशा नियत है, तो सदिश राशि होनी चाहिए। अब उस तार के दो भाग कर दिए हमने आगे ले जा करके, तो दोनों भाग में अब जब धारा प्रवाहित होगी तो आधे आधे बंट जाएगी, या दो तार में से धारा आ रही है फिर उसको एक कर दिया तो दोनों धारा जो आ रही है उसका योग होगा, फिर वो प्रवाहित होगी। तो धाराओं का सीधा सीधा योग होता है। तो दोनों तार में से जो धारा आ रही है उसके बीच में जो कोण होता है उस पर निर्भर नहीं करता। तो कोण चाहे 90 डिग्री हो चाहे 0 डिग्री हो। मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है और एक वायर इधर जा रहा है, तो 5 और 10 कितना हो गया, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। अगर 90 डिग्री का प्रभाव होता तो कोस 90 का मान क्या होता, 0। तो परिणामी जो विद्युत धारा होगी वह क्या होती, 0। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए विद्युत धारा भी सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। विद्युत धारा और क्षेत्रफल दोनों दिशा होने के बावजूद भी
त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करती है, सदिश राशियों के लिए योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये दोनों अदिश राशियां कहलाती है। क्योंकि दोनों के बीच में जो कोण है उस पर निर्भर नहीं करता, अभिविन्यास पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट बेस का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र, सॉरी क्षेत्रफल और विद्युत धारा दिशा बताने के बावजूद भी ये सदिश राशि नहीं है, कारण बताइए। तो इस प्रकार से आप क्या बताएंगे कि ये सदिश राशियों के योग नियम का पालन नहीं करता है। सदिश राशियों के परिणाम में cos थीटा होता है, यानी कोण, यानी अभिविन्यास पर भी निर्भर करना चाहिए, लेकिन ये अभिविन्यास पर निर्भर नहीं करता, ये सामान्य बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। सीधी सीधी भाषा में आपको समझा देता हूं कि सदिश और अदिश राशियों में क्या अंतर है। उसके बाद में है सदिश का निरूपण। निरूपण कैसे करते हैं? निरूपण है तीर के निशान के द्वारा। जो तीर का निशान है अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सदिश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती। जैसे पूर्व की दिशा में 20 मीटर विस्थापन है तो 20 मीटर लाइन तो नहीं खींच सकते, तो हम क्या करेंगे, एक पैमाना मान लेते हैं तो 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लो। तो 20 मीटर का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो 20/5 कितना आ गया? 4। तो 4 सेंटीमीटर लाइन खींच दो। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, इधर ए लगा दिया, इधर क्या लगा दिया हमने? बी लगा दिया। तो ये रिप्रेजेंट हो गया, सदिश राशि का रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है। और इस प्रकार से ये सदिश राशि होती है, इसको हम मूल बोलते हैं। ये सदिश राशि ए हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। अंग्रेजी के बड़े अथवा छोटे अक्षर के द्वारा निरूपण हम करते हैं सदिश राशियों को। जैसे बल है तो बल को हम कैसे लिखें? ऐसे लिखते हैं, बोल्ड अक्षरों में एफ लिख देते हैं। इसका जो परिमाण होते हैं तो हम दोनों तरफ इस प्रकार से मापांक लगा देते हैं। सदिश राशि का परिमाण लिखते हैं तो हम मापांक लगा देते हैं, या खाली एफ लिख देते हैं जो बोल्ड नहीं होता है, बिना तीर का निशान लगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तीर का निशान नहीं लगा है, लेकिन फिर भी यह सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि ये बोल्ड अक्षरों में लिखा है। किताबों में जो बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है, कोई भी कैपिटल अक्षरों में या स्मॉल अक्षरों में, अंग्रेजी के शब्दों में, तो वो सदिश राशि होती है। और जब हम लिखते हैं तो अब हम क्या करते हैं? ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं। तो हम परिमाण के रूप में लिखेंगे तो या तो दोनों तरफ, या तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे? मापांक लगा देंगे, या फिर बिना तीर के निशान का सिर्फ हम ऐसे एफ लिख देते हैं। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे? एफ लिख देते हैं इस प्रकार से। सदिश एफ का मापांक या मॉडुलस, जिसको हम सदिश का परिमाण कहते हैं। परिमाण का मतलब हो गया मान। ठीक है। तो फॉर शॉर्ट नोट्स, वीडियो क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज, डाउनलोड मोबाइल ऐप फिजिक्स विद्या मंदिर। आप ये जो पहला सेमेस्टर है, सॉरी ये दूसरा सेमेस्टर की पहली यूनिट है, इसको आप फिजिक्स विद्या मंदिर के मोबाइल ऐप पर आराम से पढ़ सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। वीडियो क्लासेस यूट्यूब पर देखिए। यूट्यूब जो चैनल है वो मेरा यही चैनल है, फिजिक्स विद्या मंदिर के नाम से चैनल है, जिसमें आप फ्री में ये क्लास ले सकते हैं। आप जब भी मन करे मोबाइल देखने का तो आप ये वीडियो क्लास जरूर देखें। अब आगे हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड एकांक होता है, एक होता है। एकांक सदिश ए के बराबर सदिश ए बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो एकांक सदिश की परिभाषा आपकी क्या होगी कि जिसका परिमाण एकांक होता है, एक होता है। एकांक सदिश क्या काम आता है? केवल मात्र दिशा बताने का कार्य करता है। हम एकांक सदिश वहां काम में लेते हैं जहां पर किसी भौतिक राशि की दिशा बतानी होती है, तो हम क्या करते हैं? एकांक सदिश लगा देते हैं। एकांक सदिश में कैप लगाते हैं, जैसे एन कैप। इस प्रकार से हम क्या लगाते हैं? हम एन कैप लगा देते हैं। एन लिखा फिर कैप लगा दी, ये हमें दिशा बताता है। इसी प्रकार एकांक सदिश क्या क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सभी क्या है? एकांक सदिश है। एकांक सदिश केवल दिशा बताता है
और इसका जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब इस ए का परिमाण को हम इस साइड में ले जाएंगे तो सदिश ए बराबर हो गया सदिश का परिमाण एकांक सदिश। यानी कोई भी सदिश होता है हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सदिश ए बराबर सदिश का परिमाण और दिशा। कोई भी सदिश राशि होती है ना, हम क्या बताते हैं, मान बताते हैं और दिशा बताते हैं। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सदिश ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सदिश का मान लिख दिया यहाँ पर ए और सदिश की हमने दिशा बता दी। ठीक है, तो सदिश का मतलब क्या होगा, सदिश का परिमाण और एकांक सदिश का गुणनफल, ये सदिश राशियां होती है। अब इसी प्रकार से कार्तीय निर्देशांक पद्धति की बात करें तो 3 परस्पर लंबवत एकांक सदिश होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है दिशा जो x है, x दिशा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एकांक सदिश आई कैप का द्वारा। जहां भी आई कैप लिखा होगा तो इसका मतलब है x दिशा। y दिशा का क्या मतलब है, एकांक सदिश जे कैप। जे कैप आप लगा दो समझ जाएंगे कि ये y दिशा। जेड दिशा एकांक सदिश के कैप, के कैप लगा दो समझ जाएंगे तो दिशा जेड दिशा में। अगर आप माइनस आई कैप लिखेंगे तो माइनस एक्स दिशा, माइनस जे कैप लिखेंगे माइनस वाई दिशा, माइनस के कैप लिखेंगे तो माइनस जेड दिशा। ये आपका कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, जिसका मूल बिंदु ओ ये हो गया, एक्स दिशा आपकी ये है, वाई दिशा ऊपर की तरफ, जेड दिशा बिल्कुल बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। तो ये हमने आई कैप लगा दिया, जे कैप लगा दिया, के कैप लगा दिया। माइनस आई कैप का क्या मतलब होगा, माइनस एक्स दिशा, ये माइनस एक्स दिशा। माइनस जे कैप का मतलब माइनस वाई दिशा, ये माइनस वाई दिशा। माइनस के कैप का मतलब होगा माइनस की दिशा में, माइनस जेड की दिशा में, ये माइनस के कैप। ये 3 एकांक सदिश हो गए कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। अब हम आगे बात करते हैं पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या है, किसी प्लेन अथवा स्पेस में कण की सही स्थिति की जानकारी स्थिति सदिश के द्वारा ही होती है। ये निर्देश तंत्र है, इसके अंदर एक ये बिंदु P है मान लीजिए, तो ये P की स्थिति आप कैसे बताएंगे, स्थिति सदिश के द्वारा। ये मूल बिंदु O है, इसके सापेक्ष हम बताएंगे कि P बिंदु कहां पर है। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में कण P की स्थिति सदिश हम ऐसे बताते हैं, सदिश OP बराबर सदिश R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये स्थिति सदिश है जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि O से इस P बिंदु की कुल दूरी और दिशा को बताता है, ये स्थिति सदिश है। किसी दूसरे निर्देश तंत्र की बात करें तो उसमें स्थिति सदिश अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, तो कुछ दूसरे निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष दिशा अलग होती है, परिमाण यानी दूरी अलग होती है, तो उसमें स्थिति सदिश अलग मिलेगा। एक्स वाई जेड क्या चीज है, निर्देशांक। अब इसका परिमाण बताना है तो परिमाण बताने के लिए हम क्या करेंगे, मापांक लगा दो या खाली आर लिख दो, ये इसका परिमाण हो गया। तो परिमाण को हम कैसे बताते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अंडर रूट में बताया जाता है। कोई भी सदिश राशि होती है उसका आप परिमाण निकालेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अंडर रूट लगा दिए। या तो आप ऐसे अंडर रूट लगा दो या ऊपर 1/2 लिख दीजिए। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ही होता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी स्थिति सदिश है तो इसका मान एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और इसका जो परिमाण है वो हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। अब हम विस्थापन सदिश के बारे में बताएंगे। ये पहला पॉइंट P है जिसका विस्थापन सदिश है R। दूसरा पॉइंट Q है, मान लीजिए कण P है, यहाँ से चल करके Q पॉइंट पर चला गया, ठीक है,
तो इसका स्थिति सदिश है एक्स वाई जेड, इसका स्थिति सदिश है एक्स कैप डैश वाई डैश और जेड डैश, दोनों का स्थिति सदिश हो गया। ठीक है, यदि कण बिंदु P से बिंदु Q तक विस्थापित होता है तो P का स्थिति सदिश क्या है, ये आपका P का स्थिति सदिश है, ये वाला आपका P का स्थिति सदिश है, O से P। कैसे लिखेंगे सदिश, R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब Q का स्थिति सदिश, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का स्थिति सदिश क्या, R डैश बराबर एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, ये Q का स्थिति सदिश है। तो विस्थापन सदिश कैसे परिभाषित करेंगे, मैंने बताया था विस्थापन सदिश का मतलब है अंतिम बिंदु और पहला बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बाद वाले से में से पहली राशि घटा दो, तो बाद की स्थिति सदिश क्या है Q, पहले की स्थिति सदिश क्या है P, क्योंकि कण P से Q तक जा रहा है तो आपका विस्थापन सदिश निकालना है, तो Q में से P घटा दो यानी इसका स्थिति सदिश घटा दो, तो आपका मान आ जाएगा कण का विस्थापन सदिश P से Q बराबर डेल R बराबर बाद वाला स्थिति सदिश क्या है R डैश माइनस R, R डैश का मान लिख दिया, ये लीजिए R का मान लिख दिया, फिर इसको आप कॉमन ले लीजिए, आई कैप कॉमन ले लिया, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप प्लस जेड डैश माइनस जेड के कैप, ये कॉमन ले लिया हमने, इसको हमने डेल एक्स लिख दिया आई कैप डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप, ये आपका विस्थापन हो गया, कण का विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश का परिमाण निकालना है तो क्या आएगा बताओ, अंडर रूट क्या आएगा बताओ सीधी सीधी भाषा में, डेल एक्स स्क्वायर, आई कैप का मान क्या होता है, एक होता है, आई कैप मतलब एकांक सदिश, एकांक सदिश का परिमाण मान क्या होता है एक होता है, ये तो हट गया, प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर, ये इसका परिमाण हो गया। अब इसमें कॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई कैप और जे कैप दोनों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान क्या होता है 0। इसी प्रकार जे कैप और के कैप दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो कोस 90 का मान क्या होता है 0। अगर 90 डिग्री का कोण नहीं होता तो हम आगे ऐसे लिखते कि कोस भी लिखना पड़ता, डेल एक्स डेल वाई कोस थीटा, डेल वाई डेल जेड कोस थीटा प्लस डेल वाई डेल जेड कोस थीटा प्लस डेल एक्स डेल जेड कोस थीटा। तो हम तीन टर्म और लिखते आगे, अगर इनके बीच में कोण 90 डिग्री का नहीं होता तो आगे कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा तीन टर्म और लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये परिमाण हम ज्ञात करते हैं। आगे हैं इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट वेक्टर्स, तुल्य तथा विपरीत सदिश। सीधी सीधी परिभाषा है, परिमाण तथा दिशा समान हो तो हम क्या कहेंगे इसको तुल्य सदिश कहेंगे, परिमाण तथा दिशा समान, परिमाण मतलब मान और दिशा एक ही है तो हम क्या कहेंगे तुल्य सदिश, इक्विवेलेंट सदिश। ये तीन उदाहरण दे रखा है, सदिश ए बी सी तुल्य सदिश है, क्यों है कि तीनों की दिशा एक ही है, तीनों का मान एक ही बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई देखो तीनों की लंबाई एक बराबर है और दिशा भी एक समान है, हम इन तीनों को हम क्या कहेंगे तुल्य सदिश कहेंगे, इक्विवेलेंट वेक्टर्स कहेंगे। विपरीत सदिश, ऋणात्मक सदिश का क्या मतलब हुआ, परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या है विपरीत है, मान समान है दिशा विपरीत है, तो उसको हम कहेंगे विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहेंगे। हम यहाँ उदाहरण दे देता है, ये होगा आपका उदाहरण ए से बी सदिश और बी से ए सदिश, ये तीर का निशान इधर जा रहा है, ये तीर का निशान इधर जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में, मान दोनों के बराबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे सदिश ए बी के विपरीत सदिश होगा बी ए, यानी ये बी से ए की ओर जा रहा है, ये तीर का निशान इधर है, ये दोनों विपरीत सदिश है।
अब हम पढ़ेंगे सदिशों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। जब दो सदिश होता है हम इसका योग करते हैं तो सीधा सीधा बीजगणितीय योग नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दोनों बीज के कोण पर निर्भर करता है। दो सदिश होता है उनके बीच में कोण कितना है, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश के बीच में कोण कितना है, उसके हिसाब से ही योग होता है। सीधा सीधा बीजगणितीय योग नहीं होता है। सदिश राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों होने के कारण बीजगणितीय योग नहीं होता है। सदिश के योग में कुछ नियम है। क्या नियम है? सदिशों को इसके समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। कोई भी सदिश, मान लीजिए ये एक कोई सदिश है, इसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। इसका मान, परिमाण और दिशा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। समान समान सदिश राशि का ही योग होता है। जैसे बल है, विस्थापन है, वेग है, तो बल का बल के साथ ही योग होगा, बल का विस्थापन के साथ सदिश योग नहीं होगा। सदिश राशियों के योग से प्राप्त परिणामी राशि भी सदिश राशि प्राप्त होती है। कोई भी दो सदिश राशियों में आप योग करेंगे, सदिश योग करेंगे, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो भी सदिश राशि ही होती है। तो सदिश राशियों में योग कैसे करेंगे, किन नियमों का तहत करेंगे? ये तीन नियम है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के त्रिभुज का नियम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, सदिशों के बहुभुज का नियम। ये तीन नियम है सदिशों को योग करने के लिए। तीन नियम है, सदिशों के त्रिभुज का नियम, सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम और सदिशों के बहुभुज का नियम। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपकी यूनिट जल्दी हो जाए। तो पहला सदिश का त्रिभुज नियम क्या है? यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो क्रमांगत भुजाओं से एक क्रम में निरूपित करे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिमाण व दिशा में परिणामी सदिश को बताती है। अगर कोई दो सदिश है, त्रिभुज की भुजाओं के क्रम में रखा जाता है, एकांत लगातार क्रम में रखा जाता है, तो जो तीसरी भुजा होती है वो विपरीत दिशा में, विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये उदाहरण दे रहे हैं हम, एक दो उदाहरण ले लेते हैं। चलो, माना सदिश P है, रेखा ए बी कहां पर है? ये P सदिश है, ठीक है, दिशा इधर दे रखी। Q रेखा CD, ये Q है, दिशा ऊपर की ओर है, CD से रिप्रेजेंट किया है। मध्य कोण कितना है? थीटा, ये दोनों के बीच में कोण है। अब इसका सदिश योग करना है, तो सदिश योग करने के लिए हम क्या करेंगे? इस ए बी को उठा करके त्रिभुज की पहली भुजा पर रख देते हैं, ये पहली भुजा पर रख दिया, और सी डी को उठा करके सेम दिशा में समान परिमाण के साथ इसके मान, लंबाई और दिशा में परिवर्तित नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। इसको उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, ये दिशा हो गई इस तरफ, ये दिशा हो गई इस तरफ, दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? थीटा कोण। अब आप परिणामी सदिश बताओ। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है? त्रिभुज की दो भुजाएं एकांतर क्रम में, सॉरी लगातार क्रम में निरूपित करती है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा होगी, इन दोनों सदिशों के योग को निरूपित करेगी विपरीत क्रम में, तो ये इस दिशा में निरूपित करेगी। इस प्रकार से इसकी दिशा इधर है, फिर लगातार अगले क्रम में चलेंगे तो ये दिशा इधर होगी, तो इन दोनों का विपरीत दिशा किधर होगी? ये दिशा विपरीत होगी। तो ये जो तीसरी भुजा है ए से डी की तरफ, ये परिणामी सदिश को बताएगी। ये परिणामी सदिश, हम क्या लिखा हमने परिणामी सदिश में? सदिश आर बराबर पी प्लस क्यू, सदिश पी प्लस सदिश क्यू, सदिश लगा रहे हैं, सीधा सीधा बीजगणितीय योग नहीं होगा। त्रिभुज के योग नियम के अनुसार यह तीसरी भुजा सदिश आर दिशा ए से डी
सदिश P तथा Q के परिणामी योग को प्रदर्शित करेगी। ए बी सदिश प्लस बी डी बराबर ए डी, यानी P प्लस Q बराबर R सदिश। P सदिश और Q सदिश दोनों का योग क्या होगा? R सदिश। ये इसका रिजल्ट हो गया। यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं एक क्रम में तीन सदिशों को निरूपित करे तो उसका परिणामी सदिश क्या होगा? शून्य होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये P की दिशा ये है, लगातार क्रम में चले, ये Q की दिशा हो गई। R की दिशा भी इसी क्रम में हो, लगातार ऐसे घूमता रहे ऐसे, तो तीनों का योग क्या होगा? क्यों होगा? जैसे ये फॉर्मूला ले लेता हूं, इसमें R की दिशा किधर थी बताइए? ऊपर की तरफ ऐसे। अब मैंने दिशा किधर कर दी? इधर कर दी, इस दिशा में कर दी, तो R का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस आर। ये लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, आप इस पर विचार न करें। इस R की जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस आर। ठीक है, तो अब ये माइनस आर जब इस साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? प्लस आर, और इधर क्या आ गया? जीरो। तो ये प्रूफ हो गया P प्लस Q प्लस R बराबर जीरो। ये जीरो तभी होगा जब तीनों सदिश एक क्रम में निरूपित करे, एक क्रम में हो, एक ही दिशा में गाड़ी चलता रहे, गाड़ी घूमनी नहीं चाहिए। जैसे ए से बी, बी से डी, डी से ए, इस प्रकार से गाड़ी चला रहे, तो तीनों एक क्रम में हो गया। एक क्रम में होते ये तीनों का योग क्या होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे आप लोग वैसे इंटेलिजेंट हो, 12वीं क्लास में 12th क्लास में 90% नंबर आए हुए हैं, 70% नंबर आए हुए हैं। अब पता नहीं कॉलेज में क्या हो जाता है, फेल बैक डू, कोई बात नहीं। अब आप समझदार हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। अब मेहनत कौन करे? मेहनत मैं कर रहा हूँ, वीडियो क्लास बना रहा हूँ, आप इस वीडियो क्लास को देखो, समझने का प्रयास करो, और कुछ नहीं करना। लास्ट टाइम में मैं पूरे 5 साल के 10 साल के मेरे पास जितने पेपर है वो सारे डाल दूंगा, पेपर डाल दूंगा। पिछले साल के कुछ देख लेना आप, उन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, याद कर लेना, 10-15 क्वेश्चन होंगे और तुम सब लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ज्यादा बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है। बोझ किसका रखना है? आप लोग जो तैयारी कर रही हैं उस पर ध्यान दो। किसकी तैयारी कर रहे हो वो तो आप जानते हो, किसकी तैयारी कर रहे हो। तो तैयारी करने के साथ साथ एक मैं आपको मुख्य बातें, महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। केवल पढ़ने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, पढ़ने के साथ साथ, मेहनत करने के साथ साथ आप अपना लेवल अपग्रेड कीजिए, लेवल उठाइए। 3 घंटे अगर कोई पढ़ता है, मान लीजिए 10 विद्यार्थी 15 विद्यार्थी है, 3 घंटे पढ़ रहे, 10 विद्यार्थी 3 घंटे पढ़ रहे, तो 3 घंटे पढ़ने के बाद में जब आप उनका टेस्ट लेंगे, 10 विद्यार्थी मान लीजिए एक बार, और उनका आप जब टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में सबके अलग अलग नंबर क्यों आते हैं? वो नंबर इसलिए आते हैं कि सभी 10 विद्यार्थियों का लेवल, चेतना का लेवल, आंतरिक लेवल बोलते हैं, चेतना का लेवल कहते हैं, समझने की ताकत बोलते हैं, वो अलग अलग है। जिसका जो लेवल होगा उसी अनुपात में उसको सफलता मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम पढ़ते हैं और उनको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, और ऐसे विद्यार्थी हैं खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती या उसके अनुसार उसको नंबर नहीं मिलते। तो उसके पीछे आप गहराई से आपने कभी सोचा होगा कि क्या कारण है? उसका कारण यही है कि उसका लेवल कितना है, चेतना का लेवल, समझ का लेवल, मन की शक्ति, बुद्धि का लेवल कितना है, वो दिखता नहीं है।
वो कैसे दिखेगा? आप बताओ कैसे दिखेगा? आप मोबाइल से बात करते हो तो मोबाइल से जो वेव निकलती है दूसरे के पास पहुंच जाता है, तो वो तो आपको दिखता ही नहीं है। उस पर आप विश्वास करते हो, तो आप इस पर भी विश्वास कीजिए कि एक कोई लेवल होता है, हमारे अंदर एक लेवल होता है। उस लेवल को आप माइंड पावर कह दीजिए, मन की शक्ति कह दीजिए, चेतना का लेवल कह दीजिए, समझने की क्षमता कह दीजिए, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप उसको बढ़ा लोगे तो आपको कम मेहनत में सफलता मिलेगी। कैसे बढ़ाएंगे बताओ? तीन चीजें करनी पड़ेगी। फिजिकल लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मेंटल लेवल बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ानी पड़ेगी। फिजिकल लेवल कैसे बढ़ेगा? प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट योगासन, एक्सरसाइज, जॉगिंग, दौड़ लगाना, हल्की दौड़ लगाना, ये करना पड़ेगा। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट करने मात्र से ही आपका फिजिकल लेवल बढ़ जाएगा। मानसिक शक्ति, प्राण शक्ति कैसे बढ़ेगी, एनर्जी का लेवल कैसे बढ़ेगा? मात्र 10 मिनट प्राणायाम करने से। अगर आप डेली सिर्फ 10 मिनट प्राणायाम करोगे तो आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा। और मात्र 10 मिनट मन की शक्ति को बढ़ाना, एकाग्रता बढ़ाना, ध्यान की शक्ति को बढ़ाना, लेवल बढ़ाना। कुल कितने मिनट हो गए? 30 मिनट हो गए। 24 घंटे में आप 30 मिनट अपने ऊपर दे दीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आप जिस क्षेत्र में जाओगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। तो आज मैं आपको इस क्लास में आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में हम सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम से शुरू करेंगे। आप लोग इस मेरे इस वीडियो चैनल को, फिजिक्स विद्या मंदिर के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और डेली मैं कोशिश करूंगा, डेली एक या दो वीडियो क्लासेस देने का प्रयास करूंगा। आपको कुछ नहीं करना, अभी एग्जाम का समय नहीं आया है। आप जब भी फ्री हो, मोबाइल देखने का मन करे तो ये क्लास देख लेना। याद नहीं करना आपको, सिर्फ क्लास देख लेना। मात्र देखने से, सुनने से, समझने से आपकी ये फिजिक्स तैयार होगी, ये मान के चलिए। और लास्ट टाइम जब एग्जाम आ जाए तब ये क्वेश्चन पेपर देख लेना है, कौन कौन से क्वेश्चन आए उसको याद कर लेना है और एक बार लिख के देख लेना है। टॉप ग्रेड का पेपर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखा, पूरा सुना, समझने का प्रयास किया। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं सभी यूनिट्स की वीडियो डाल दूंगा। नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।